国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। श्यामन में ताइवान जलमरुमध्य सम्मेलन आयोजित। चीन में वैश्विक प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में लगातार हो रहा है सुधार। और चीन ने अमेरिका द्वारा कुछ चीनी कंपनियों को चीनी सैन्य उद्यम सूची में शामिल करने का जवाब दिया। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 18वां स्ट्रेट्स फोरम सम्मेलन 13 जून को दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत के श्यामन शहर में आयोजित हुआ। चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन यानी CPPCC के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने इसमें हिस्सा लिया और भाषण दिया। इस मौके पर वांग हुनिंग ने कहा कि इस साल अप्रैल में महासचिव शी जिनपिंग ने चीनी कुओमिंतांग पार्टी के अध्यक्ष छंग लीयून के साथ मुलाकात में अहम भाषण दिया। शी जिनपिंग ने ताइवान जलमरुमध्य के दोनों तटों के बीच रिश्तों का शांतिपूर्ण विकास और देश का पुनरेकीकरण कार्य बढ़ाने के लिए दिशा बताई। वांग हुनिंग ने कहा कि मुख्य भूमि और ताइवान एक चीन के हैं। दोनों तटों के देश बंधुओं को चीनी राष्ट्र की सामुदायिक भावना को मजबूती से कायम रखने के साथ ताइवान की स्वाधीनता की पक्षधर और बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करना होगा। मुख्य भूमि ताइवान के व्यापक देश बंधुओं के साथ विकास के अवसर और उपलब्धियों को साझा करना चाहती है। वहीं चीनी कुओमिंतांग पार्टी के उपाध्यक्ष चांग रोंगकुंग ने कहा कि दोनों तटों के देश बंधु सभी चीनी राष्ट्र के हैं। आशा है कि दोनों तटों के बीच आदान प्रदान और सहयोग मजबूत होगा। उधर चाइना मीडिया ग्रुप ने हाल ही में चीन की राजधानी पेजिंग में जॉर्जिया के संसद अध्यक्ष शाल्वा पापुआश्विली का इंटरव्यू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मेरी पहली औपचारिक चीन यात्रा ही नहीं, पिछले 20 सालों में जॉर्जिया के संसद अध्यक्ष की पहली चीन दौरा भी है। इससे वर्तमान यात्रा पर दोनों देशों का बड़ा महत्व जाहिर हुआ है। इस साल चीन और जॉर्जिया के बीच राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 34वीं वर्षगांठ है। 9 जून को दोनों देशों के बीच संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाए गए हैं। पापुआश्विली ने कहा कि जॉर्जिया और चीन ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है, मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है और आपसी वीजा मुक्त नीति लागू की है। ये सब हाल के वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों में मिली उपलब्धियां हैं। जॉर्जिया अब तक इस इलाके का एकमात्र ऐसा देश है जिसने चीन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते संपन्न किए हैं। इससे न सिर्फ जॉर्जिया को आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान बढ़ाने में मौके मिलते हैं, बल्कि जॉर्जिया ज्यादा आकर्षक भी बनता है। पापुआश्विली ने कहा कि चीन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास न सिर्फ जॉर्जिया बल्कि दुनिया के व्यापक देशों के लिए सीखने योग्य है। चीन भविष्य के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना बनाता है और विभिन्न चरणों के लक्ष्य तय करता है। यह चीन की अर्थव्यवस्था में विशाल छलांग लगाने की कुंजी है। पापुआश्विली ने यह भी कहा कि देश के शांतिपूर्ण विकास, शांतिपूर्ण नीति अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों पर चीन और जॉर्जिया कई आम राय रखते हैं। जॉर्जिया की संसद चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा के साथ साझेदारी और सहयोग मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जॉर्जिया हमेशा दुनिया के शांतिपूर्ण विकास पर आधारित पहल और विचार का समर्थन करता है। इस समान सिद्धांत का सभी देशों को पालन करना है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। उधर 13 जून को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दिवस है। चीनी राष्ट्रीय वानिकी और घास स्थल प्रशासन से मिली खबर के मुताबिक चीन के पास 15 विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल और 4 प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोहरे विरासत स्थल मौजूद हैं, जिनकी कुल संख्या विश्व में पहले नंबर पर है। इनका कुल क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है और ये विविध पारिस्थितिक तंत्रों को समाहित करते हैं। हाल के वर्षों में चीन ने व्यवस्थित संरक्षण को मजबूत किया है और 90% विरासत स्थलों का मूल्यांकन उत्कृष्ट पाया गया है, जो वैश्विक औसत से ऊंचा है। कानूनी गारंटी, प्रकृति अनुकूल पुनर्स्थापना और सामुदायिक सह प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से पारिस्थितिक प्रामाणिकता को प्रभावी ढंग से बनाए रखा गया है। साथ ही पर्यावरण पर्यटन जैसे हरित उद्योगों का विकास कर लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। अगले चरण में संबंधित विभाग विरासत स्थलों को संरक्षित क्षेत्र निगरानी प्रणाली में शामिल करेगा, समन्वित प्रबंधन को आगे बढ़ाएगा और संसाधनों के तर्क संगत इस्तेमाल का समर्थन कर
विशिष्ट उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा। उधर इस वर्ष जनवरी से मई महीने तक चीनी रेलवे ने 1 अरब 96 करोड़ 90 लाख यात्रियों का परिवहन कर सेवा प्रदान की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5.7% ज्यादा है और समान अवधि के ऐतिहासिक आंकड़ों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। विशेष तौर पर 1 मई को 2 करोड़ 48 लाख 44 हजार यात्रियों का परिवहन किया गया, जिसने एकल दिन का नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रॉस बॉर्डर यात्री परिवहन में सतत सक्रियता देखी गई है, जिसमें चीन लाओस रेलवे और क्वांगचो शनचन हांगकांग हाई स्पीड रेलवे द्वारा क्रॉस बॉर्डर यात्रियों की संख्या में क्रमशः 35% और 14.5% का इजाफा हुआ है। रेलवे विभाग ने सेवाओं को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं, जिसमें पर्यटन विशेष ट्रेनें, शांत डिब्बे, पालतू जानवरों को ले जाने वाली सेवा जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं। उधर चीन रसद और क्रय संघ ने 13 जून को पिछले महीने चीन में ई-कॉमर्स रसद सूचकांक जारी किया। सूचकांक में बढ़ोतरी जारी रही है। ई-कॉमर्स रसद का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। आंकड़ों के अनुसार मई महीने में चीन में ई-कॉमर्स रसद सूचकांक 111 अंक था, जो अप्रैल महीने की तुलना में 0.4 अंक ज्यादा है। कुल व्यापार मात्रा सूचकांक 128.3 अंक था, जो अप्रैल से 0.4 अंक ज्यादा है। वहीं ग्रामीण ई कॉमर्स रसद के बाजार में मांग बढ़ी है। ग्रामीण ई कॉमर्स रसद के व्यापार मात्रा सूचकांक फिर से उन्नत हुआ है। पश्चिमी इलाके में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है। मई के महीने में एक्सप्रेस डिलीवरी व्यवसाय का अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया। सेवा की गुणवत्ता और परिचालन के स्तर में सुधार आया है। मई महीने में लागत सूचकांक 113.3 अंक रहा, जो अप्रैल की तुलना में 0.5 अंक कम है। इससे जाहिर होता है कि उद्यमों में परिचालन के दबाव में सुधार आया है। व्यवसाय का विकास माहौल बेहतर बना हुआ है। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कई चीनी कंपनियों को चीनी सैन्य उद्यम सूची में शामिल किया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 13 जून को इस बारे में कहा कि चीन इस पर तीव्र असंतोष और कड़ा विरोध करता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पेजिंग वार्ता में हासिल आम सहमति की अनदेखी करते हुए चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों के समग्र हितों को नजरअंदाज किया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का लगातार विस्तार कर रहा है, राष्ट्रीय शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और चीनी कंपनियों पर अनुचित दबाव डाल रहा है। अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। यह वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका से अपनी गलत प्रथाओं को तुरंत रोकने, संबंधित उपायों को तुरंत वापस लेने और चीन अमेरिका रचनात्मक रणनीतिक स्थिर संबंधों के निर्माण के सही रास्ते पर लौटने का आग्रह करता है, ताकि चीनी कंपनियों को निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदान किया जा सके। वरना चीन पूरी तरह से जोरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा और अमेरिका इससे पैदा सभी परिणामों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। उधर जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल ही में सरकार को सौंपे जाने वाले 3 सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन के लिए मसौदा प्रस्ताव पारित किया है। मसौदे में मातृभूमि की रक्षा के बहाने से सैन्य विस्तार का विचार दिखाया गया है। शस्त्रीकरण, बजट और वितरण आदि पर लगी पाबंदियों को पूरी तरह से रद्द किया गया है। सेना बढ़ाने और युद्ध की तैयारी करने की गति बहुत तेज हो गई है। इससे जाहिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का रक्षात्मक बचाव का सिद्धांत सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। नए तरह का सैन्यवाद क्षेत्र यहाँ तक कि दुनिया के लिए असली खतरा बन गया है। जापान में मौजूद 3 सुरक्षा दस्तावेज यानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रणनीति और मध्यावधि रक्षा बल विकास योजना 2022 के अंत में पारित की गई थी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा मसौदा पारित प्रस्ताव में सभी उपाय लंबे समय की तैयारी और सक्रिय हस्तक्षेप के लिए हैं। इस मसौदे से यह देखना मुश्किल नहीं है कि जापान की रक्षा रणनीति में बुनियादी बदलाव हो रहा है। रक्षा की विचारधारा निष्क्रिय बचाव से सक्रिय आक्रमण में बदल रही है। सैन्य क्षमता तटीय रक्षा से लंबी दूरी की लड़ाई में बदल चुकी है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शांतिवादी शासन को पूरी तरह से छोड़ रहा है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
रामायणा रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, टाई, च्वांग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। आज के इस एपिसोड में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी, जो कि च्वांग जाति की लोक कथा है। इसका नाम है च्वांग ब्रॉकेट। बात बहुत पुरानी है। ताचा पर्वत की तलहटी में बनी एक झोपड़ी में डाबू नाम की बुढ़िया रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और अब वह अपने 3 बेटों के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। बड़े बेटे का नाम लमो, मझले बेटे का नाम लेत्वी व छोटे बेटे का नाम लेरा था। डाबू च्वांग ब्रॉकेट बुनने में अत्यंत कुशल थी। वह रेशमी कपड़े पर जो भी बेल बूटे और पशु पक्षी काटती, वे बिल्कुल सजीव मालूम पड़ते। इसलिए लोग ज्यादातर डाबू के हाथ का कढ़ा हुआ ब्रॉकेट खरीदकर उससे पोशाकें, रजाइयों के खोल व चादरें आदि तैयार करते थे। इस प्रकार डाबू के मेहनती हाथों से ही उसके घर के चारों व्यक्तियों का जीवन चलता था। एक दिन डाबू कुछ ब्रॉकेट लेकर नगर में बेचने गई। वहाँ उसने किसी दुकान में एक रंग बिरंगा चित्र देखा जो बेहद खूबसूरत था। चित्र में ऊंची ऊंची इमारतें, एक रमणीक उद्यान, लहलहाते समतल खेत, फलों का बगीचा, साग सब्जियों का बाग, मछलियों का तालाब तथा गाय, बैल व मुर्गी बत्तखों के झुंड नजर आते थे। डाबू इस चित्र को टकटकी बांधकर देखती रही और मन ही मन बहुत खुश होती रही। घर से चलते समय उसने सोचा था कि ब्रॉकेट बेचने से उसे जो भी पैसे मिलेंगे उन सब से वह चावल खरीद लेगी। लेकिन अब उसका विचार बदल गया था। वह चित्र उसे बहुत भा गया था, इसलिए उसने चावल कम खरीदे और बाकी पैसों से वह चित्र खरीद लिया। घर लौटते समय डाबू रास्ते में बार बार सड़क के किनारे रुक जाती और चित्र खोलकर निहारने लगती। फिर वह मन ही मन कहती, काश मैं ऐसे सुंदर गांव में रह सकती। घर पहुंचने के बाद उसने वह चित्र अपने बेटों को दिखाया। चित्र उन सबको बेहद पसंद आया। लमो, अगर हम ऐसे सुंदर गांव में रहे तो कितने खुशकिस्मत होंगे। डाबू ने अपने बड़े बेटे से कहा। माँ, ऐसा सुनहरा सपना मत देखो। लमो ने रूखा सा जवाब दिया। लेत्वी, यदि हम इस तरह के सुंदर गांव में रहें तो कितना अच्छा होगा। डाबू ने अपने मंझले बेटे से कहा। माँ, शायद अगले जन्म में मौका मिले। लेत्वी ने भी मुंह बनाकर जवाब दिया। डाबू ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए छोटे बेटे से कहा। लेरा, अगर ऐसे गांव में मुझे रहने का मौका न मिला तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और मैं घुट कर मर जाऊंगी। यह कहते हुए डाबू ने एक लंबी सांस ली। अम्मा, तुम ब्रॉकेट बुनने में बड़ी कुशल हो और उस पर जो भी चित्र काटती हो वे बड़े सजीव नजर आते हैं। क्यों ना तुम इस चित्र को भी च्वांग ब्रॉकेट पर उतार दो और रोज उसे देखती रहो। बस तुम्हें ऐसे सुंदर गांव में रहने का आभास होता रहेगा। लेरा ने जरा सोचकर अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा। वाह रे, तूने खूब सुझाया। डाबू थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं ऐसा ही करूंगी, वरना घुट घुट कर मर जाऊंगी। डाबू ने पंचरंगी रेशमी धागा खरीद लिया और उस चित्र के अनुरूप ब्रॉकेट की बुनाई शुरू कर दी। गरीब माँ को बुनाई का काम करते हुए दिन पर दिन और महीने पर महीने बीतते गए। लमो और लेत्वी अपनी माँ से बहुत असंतुष्ट थे। वे अक्सर उसे कढ़ाई करने से रोकते हुए कहते, अम्मा, तुम दिन भर बैठी ब्रॉकेट बुनती तो रहती हो, लेकिन उसे बेचने नहीं जाती हो। चावल खरीदने के लिए लकड़ी काटकर बेचते बेचते हम बहुत थक गए हैं। यह सुनकर छोटे बेटे ने अपने दोनों भाइयों से कहा, भैया, अम्मा को चित्र की बुनाई करने दो, वरना वे घुट घुट कर मर जाएंगी। अगर तुम लोगों को लकड़ी काटने का काम बहुत कष्टप्रद व थकाऊ लगता है तो मैं अकेला ही घर की जरूरत की सारी लकड़ी काट लाया करूंगा। और इस तरह छोटे बेटे ने रात दिन पहाड़ से लकड़ी काटकर पूरे परिवार का जीवन चलाने का भार अपने ऊपर ले लिया। चाहे दिन हो या रात, डाबू हर समय
च्वांग रॉकेट बुनने में लगी रहती। रात में रोशनी के लिए वह चीड़ की लकड़ी जलाकर अपना काम जारी रखती। चीड़ की लकड़ी के धुएं से डाबू की दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो जाती और दुखने लगती। फिर भी उसके हाथ नहीं रुकते। 1 साल बीत गया और अब बुनाई करते समय डाबू की आंखों से आंसू बहकर च्वांग रॉकेट पर जहां तहां गिरने लगे। उसने उन स्थानों पर साफ पानी वाली नदी और मछलियों के गोल गोल तालाब बुन दिए। 2 साल बाद उसकी आंखों से खून टपक कर रॉकेट पर गिरने लगा और उसने उन रक्त बिंदुओं पर लाल सूरज और खूबसूरत चमकीले फूल बुने। इस प्रकार डाबू ने लगातार 3 साल तक अपना काम जारी रखा और अंत में रॉकेट बुनकर तैयार कर लिया। कितना सुंदर च्वांग रॉकेट था वह। उस पर नीली खपरेलदार छतों, हरे दीवारों, लाल खंभों व सुनहरे दरवाजों वाली कई ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी। इमारतों के आगे फूलों का एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में एक तालाब भी था जिसमें सुनहरी मछलियां कलोल कर रही थी। इमारतों की बाईं तरफ फलों का बाग था जिसमें पेड़ों पर लाल लाल फल लगे हुए थे और टहनियों पर बैठी तरह तरह की चिड़ियां सुरीली आवाज में चहचहा रही थी। इमारत की दाईं ओर साग भाजी का बगीचा था जिसमें हरी भरी सब्जियां व पीले पीले कद्दू लगे थे। इमारतों के पीछे घास के एक बड़े से मैदान में गाय बैल व भेड़ बकरियां और मुर्गी बत्तखों के बाड़े थे। इस मैदान में गाय बैल व भेड़ बकरियां घास चर रही थी और मुर्गी बत्तखें कीड़े मकोड़े चुनकर खा रही थी। इमारतों से थोड़ी दूर पहाड़ी की तलहटी में विशाल खेत थे जिनमें बाजरे व धान की सुनहरी फसलें लहलहा रही थी। गांव के सामने नदी में साफ पानी कलकल बह रहा था और आकाश में लाल सूरज की सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। वाह वाह, कितना खूबसूरत च्वांग रॉकेट है, तीनों बेटों ने प्रशंसा करते हुए कहा। उधर डाबू ने अपनी कमर सीधी की और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाथ से अपनी लाल लाल आंखें पोंछ ली। अचानक पश्चिम दिशा से हवा का एक जोरदार झोंका आया और उसके साथ ही वह च्वांग रॉकेट उड़कर दरवाजे से बाहर, फिर आकाश में और अंत में पूर्व की ओर उड़ता चला गया। डाबू अपने दोनों हाथ हिलाती और चीखती चिल्लाती उस रॉकेट के पीछे भागी, लेकिन पलक झपकते ही वह रॉकेट आंखों से ओझल हो गया। बेचारी डाबू बेहोश होकर द्वार के बाहर गिर पड़ी। तीनों बेटे अपनी मां को उठाकर अंदर लाए और खाट पर लिटा दिया। फिर उसे अदरक का एक कटोरा गरम सूप पिलाया। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गई और अपने बड़े बेटे से बोली, लमो, पूर्व की ओर जाओ और मेरा रॉकेट खोज कर लाओ, वह मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। लमो ने सहमति में अपना सिर हिलाया और खुद के जूते पहनकर पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। 1 महीने की यात्रा के बाद वह एक बड़े पर्वत के दर्रे तक पहुंच गया। दर्रे पर पत्थरों का एक मकान बना हुआ था जिसकी दाईं ओर पत्थर का एक घोड़ा खड़ा था। यह घोड़ा अपना मुंह खोले हुए था, मानो पास ही उगे बेरी के लाल लाल फल खाना चाहता हो। मकान के द्वार पर सफेद बालों वाली एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया ने लमो को अपने पास से गुजरते देखकर पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं एक च्वांग रॉकेट खोज रहा हूँ, लमो ने जवाब दिया। वह मेरी माँ की 3 साल की कड़ी मेहनत का फल है और तेज हवा के झोंके उसे उड़ाकर पूर्व की ओर चला गया है। वह रॉकेट तो पूर्व के सूर्य पर्वत पर रहने वाली परियों के पास है। बुढ़िया ने कहा, उन्हें तुम्हारी माँ का रॉकेट बहुत पसंद आ गया है और नमूने के तौर पर उसे ले गई, लेकिन उनके यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने 2 दांत तोड़कर मेरे इस पत्थर के घोड़े के मुंह में लगाने होंगे, जिससे वह हरकत में आ जाएगा और अपने पास उगे बेरी के फल खाने लगेगा। इस तरह जब यह घोड़ा बेरी के 10 फल खा लेगा, तब तुम उसकी पीठ पर सवार हो सकोगे और वह तुम्हें सूर्य पर्वत पर पहुंचा देगा। रास्ते में तुम्हें एक दहकते पर्वत से गुजरना पड़ेगा और याद रखो, जब यह घोड़ा धधकती आग में प्रवेश करेगा, उस समय तुम्हें आग की तपन और पीड़ा चुपचाप सहन करनी होगी। यहाँ तक कि मुंह से एक आह भी नहीं निकलनी चाहिए।
वरना तुम उसी आग में जलकर भस्म हो जाओगे। धधकते पर्वत को पार करने के बाद तुम एक विशाल सागर के किनारे पहुंच जाओगे। उसे पार करते समय तुम्हें तूफानी लहरों और बर्फीले टुकड़ों के भीषण थपेड़े बर्दाश्त करने होंगे। उस मौके पर भी तुम्हें सारी पीड़ा किसी न किसी तरह चुपचाप सह लेनी चाहिए और कांपना भी नहीं चाहिए। यदि तुम जरा सा भी कांपे तो फौरन समुद्र में डूब जाओगे। सागर पार करने के बाद तुम सूर्य पर्वत पर पहुंच जाओगे और परियों से अपनी माँ का ब्रॉकेट मांग कर ला सकोगे। लमो ने हाथ से अपने दांत छुए और धधकते पर्वत पर उमड़ते सागर के विचार मात्र से उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। बुढ़िया ने लमो के मुख पर एक नजर डाली और हंसते हुए बोली, बेटा, वहां जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम वहां मत जाओ। मैं तुम्हें डिब्बा भर सोना दूंगी, जिसे ले जाकर तुम घर में बड़े मजे से अपने दिन काट सकोगे। बुढ़िया ने पत्थर के मकान से सोने से भरा लोहे का एक डिब्बा लाकर लमो को दे दिया और लमो उसे लेकर वापस चल दिया। रास्ते में उसने मन ही मन कहा, मेरे पास एक डिब्बा सोना है, अब मेरी जिंदगी खूब मजे से कटेगी, लेकिन मैं इसे लेकर घर नहीं जा सकता। अकेले अपने ऊपर इसे खर्च करने में जो मजा है वह भला 4 व्यक्तियों में कहाँ। इसलिए उसने घर न जाने का निर्णय किया और एक बड़े नगर की ओर चल दिया। उधर डाबू दुख और बीमारी के कारण दिन ब दिन सूखती गई। वह खाट पर लेटी लेटी 2 महीने तक लमो का इंतजार करती रही, लेकिन उसका साया तक नजर नहीं आया। तब उसने अपने मझले बेटे से कहा, लेतवी, अब तुम ब्रॉकेट खोजने पूर्व की ओर जाओ, वह तुम्हारी माँ की जान है। लेतवी ने सर हिलाते हुए हामी भरी और फिर फूस के जूते पहनकर पूर्व की ओर कूच कर दिया। 1 महीने का रास्ता तय करने के बाद वह पहाड़ी दर्रे तक पहुंच गया और वहां उसे पत्थरों के मकान के द्वार पर बैठी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने फिर उसे वही बातें बताई जो पहले उसके भाई को बताई थी। लेतवी ने अपने दांत टटोले और धधकती आग के तपन और समुद्र की तूफानी लहरों का और बर्फीले थपेड़ों की बात सुनकर उसके प्राण सूख गए। बुढ़िया ने उसे भी एक डिब्बा सोना दिया, जिसे लेकर वह अपने भाई की ही तरह घर न जाकर बड़े नगर की ओर चला गया। डाबू रोगशैया पर पड़ी पड़ी फिर 2 महीने तक इंतजार करती रही और सूख कर कांटा हो गई। वह द्वार के बाहर ताकती हुई दिन भर रोती रहती। उसकी आंखें पहले ही लाल रहने लगी थी और अब लगातार रोते रहने के कारण वह लगभग अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन छोटे बेटे लेरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, बड़े वो मझले दोनों ही भाई घर नहीं लौटे। शायद रास्ते में कोई अनिष्ट घटना हो गई होगी। तुम अब मुझे जाने दो, मैं ब्रॉकेट खोज कर ही लौटूंगा। अच्छी बात है लेरा, तुम भी जाओ, डाबू ने जरा सोचकर कहा, लेकिन रास्ते में अपना ध्यान रखना, मेरी देखभाल तो हमारे पड़ोसी कर ही लेंगे। लेरा फूस के जूते पहन और अपना सीना तान बड़े बड़े डग भरता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ा। आधे महीने में ही वह पहाड़ी दर्रे तक पहुंच गया। वहां उसे पत्थर के मकान के बाहर बैठी बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे वही बातें बताई और कहा, बेटा, तुम्हारे दोनों भाई एक एक डिब्बा सोना लेकर लौट गए थे, चाहो तो तुम भी एक डिब्बा सोना लेकर घर लौट जाओ। लेरा अपना सीना ठोक कर बोला, नहीं, मैं अपनी माँ का ब्रॉकेट लेकर ही लौटूंगा। यह कहकर उसने जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसने अपने 2 दांत तोड़कर पत्थर के घोड़े के मुंह में लगा दिए। थोड़ी देर में पत्थर का घोड़ा क्रियाशील हो गया और अपना मुंह खोलकर बेरी के फल खाने लगा। लेरा यह दृश्य देखता रहा। जब घोड़े ने बेरी के 10 फल खा लिए तो लेरा उछलकर उसके पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की आयाल पकड़कर अपनी दोनों जांघों से उसकी दोनों ओर की कांख कसकर दबा दी। घोड़ा सिर ऊंचा करके जोर से हिनहिनाया और पूर्व की ओर सर पर दौड़ने लगा। लेरा 3 दिन और 3 रात लगातार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दहकते पर्वत पर पहुंच गया।
धधकती आग की प्रचंड लपटें लेरा और उसके घोड़े को चारों ओर से घेरे हुई थी और तपन की वजह से उनकी चमड़ी झुलस रही थी। फिर भी लेरा घोड़े की पीठ पर झुका हुआ उस असहनीय पीड़ा को बिना उफ किए झेलता रहा। आधा दिन बीत गया, तब कहीं जाकर वह धधकते पर्वत को पार कर विशाल सागर के किनारे पहुंच सका। सागर में तूफानी लहरों के साथ साथ बर्फीले टुकड़े उस पर भीषण आघात कर रहे थे और उसे अत्यंत ठंड व दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन घोड़े पर सवार लेरा यहाँ भी अपने दांत पीसता हुआ इन तमाम पीड़ाओं को बिना करहा निकाले सहता रहा। आधे दिन तक उन प्रचंड लहरों से जूझते रहने के बाद वह समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जहां उसके सामने सूर्य पर्वत खड़ा हुआ था। वहां सूर्य की गर्म रोशनी में लेरा को बेहद सुख प्राप्त हुआ। सूर्य पर्वत की चोटी पर लेरा को एक बड़ा सा सुनहरा महल दिखाई दिया और महल के अंदर से लड़कियों के गाने व हंसने की आवाज सुनाई दी। लेरा ने घोड़े को एड़ लगाई और वह पलक मारते ही दुल की चाल से महल के द्वार पर पहुंच गया। लेरा घोड़े से उतरकर द्वार के अंदर गया। वहां उसने एक बड़े से हॉल में खूबसूरत परियों को ब्रोकेट बुनते हुए देखा। डाबू का ब्रोकेट हॉल के बीच में टंगा हुआ था और परियां उस पर कड़े नमूने की नकल कर रही थी। लेरा को अंदर आते देख परियां अचंभे में पड़ गई। लेरा ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया। ठीक है, उसकी बात सुनकर उनमें से एक ने कहा, आज रात हम अपने ब्रोकेट की बुनाई पूरी कर लेंगी और कल सुबह आप ये ब्रोकेट ले जा सकते हैं। क्या आप एक रात यहाँ इंतजार कर सकेंगे? लेरा ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। परियों ने बहुत से स्वादिष्ट फल लाकर उसे खिलाए। लेरा बेहद थका हुआ था और एक कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया। रात को परियों ने हॉल के बीचों बीच एक मणि लटका दी, जिसकी चमक से सारा हॉल जगमगाने लगा। परियां रात भर ब्रोकेट बुनती रहीं। इन परियों में से एक ने, जो लाल पोशाक पहने हुए थी, बुनाई में बड़ी चतुर व निपुण थी, सबसे पहले अपना काम पूरा किया। उसने अपने ब्रोकेट की डाबू के ब्रोकेट से तुलना की और उसे लगा कि डाबू का ब्रोकेट कहीं अच्छा है, जिस पर लाल सूरज चमक रहा था। तालाब के स्वच्छ पानी में मछलियां कलोल कर रही थीं। अत्यंत कोमल व चमकीले फूल खिले हुए थे और गाय व भेड़ें बिल्कुल सजीव नजर आ रही थी। यदि वे इस ब्रोकेट के चित्रनुमा गांव में रह सकूं तो कितनी भाग्यशालिनी होंगी। लाल पोशाक वाली परी ने मन ही मन कहा और उसने जब यह देखा कि अन्य परियों ने अपना काम अभी पूरा नहीं किया है, तो वह रेशमी धागे लेकर डाबू के ब्रोकेट पर अपनी तस्वीर बन बैठी। ब्रोकेट के चित्र में वह तालाब के किनारे खड़ी हुई लाल लाल फूल निहार रही थी। लेरा जब जागा तो गहरी रात हो चुकी थी और परियां अपने अपने कमरे में सोने चली गई थी। मणि की तेज रोशनी में लेरा ने देखा कि उसकी माँ का ब्रोकेट मेज पर पड़ा हुआ है। अगर मैं सुबह तक इंतजार करूं और वे परियां मुझे ब्रोकेट वापस ना करें तो मैं क्या करूंगा? लेरा ने सोचा, काफी दिनों से अम्मा भूख शैया पर पड़ी हुई हैं। अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए और रातों रात ब्रोकेट लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। यह विचार आते ही लेरा उठ खड़ा हुआ और माँ का ब्रोकेट लपेटकर अपने कुर्ते के अंदर छाती के नजदीक छिपा लिया। फिर वह बाहर आया और घोड़े पर सवार हो गया। एड़ लगाते ही उसका घोड़ा चांदनी रात में सर पर दौड़ने लगा। घोड़े की पीठ पर झुके हुए लेरा ने पहले की ही तरह विशाल सागर व धधकते पर्वत को पार किया और जल्दी ही पहाड़ी दर्रे तक पहुंच गया। पत्थर के मकान के सामने उसे वही बुढ़िया खड़ी मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घोड़े से उतर आओ। लेरा घोड़े से उतर आया। बुढ़िया ने घोड़े के मुंह से वही दांत निकाले और लेरा के मुंह में ज्यों के त्यों लगा दिए। पत्थर का घोड़ा बेरी के पेड़ के पास फिर मूर्तिवत खड़ा हो गया। इसके बाद बुढ़िया मकान के अंदर जाकर हिरन के चमड़े से बने जूते ले आई और लेरा को देते हुए बोली, बेटा, इन्हें पहनकर जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी माँ की हालत बेहद नाजुक है। लेरा ने हिरन के चमड़े के जूते पहन लिए और तपाक से अपने घर जा पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ खाट पर लेटी हुई है और सूख कर कंकाल रह गई है।
उसके मुंह से धीमी धीमी आवाज निकल रही थी। सचमुच ही उसकी हालत मरने जैसी हो रही थी। अम्मा, हार्ट के पास पहुंचकर लेरा ने पुकारा और साथ ही कुर्ते के नीचे से ब्रॉकेट निकालकर माँ को खोलकर दिखाया। वह शानदार ब्रॉकेट चमकने लगा और लेरा की माँ की आंखों में रोशनी आ गई। वह झट से उठ बैठी और मुस्कुराती हुई अपना ब्रॉकेट निहारने लगी, जिसे उसने अपने हाथों से बुनकर 3 साल में तैयार किया गया था। लेरा, उसने अपने बेटे को पुकारा, झोंपड़ी में एकदम अंधेरा है, क्यों ना हम बाहर जाकर सूरज की रोशनी में इसे देखें। माँ बेटा दोनों द्वार के बाहर चले गए और उन्होंने ब्रॉकेट को जमीन पर बिछा दिया। अचानक हवा में खुशबू का एक झोंका आया और ब्रॉकेट धीरे धीरे फैलने लगा तथा फैलता फैलता कई किलोमीटर लंबे फर्श पर बिछ गया। इस बीच डाबू की टूटी फूटी झोंपड़ी गायब हो गई तथा उसकी जगह कई शानदार इमारतें नजर आने लगी, जिनके आसपास फूलों, फलों और सब्जियों के बाग और खेत थे। मैदान में पशु व भेड़ें चल रही थीं और पूरा दृश्य बिल्कुल ब्रॉकेट पर बुने हुए चित्र जैसा ही लग रहा था। डाबू और लेरा एक इमारत के दरवाजे के सामने खड़े थे। अचानक डाबू ने देखा कि फूलों के बाग में तालाब के किनारे लाल पोशाक पहने एक युवती फूल निहार रही है। डाबू ने फौरन उसके पास जाकर पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं एक परी हूँ। क्योंकि मेरा चित्र ब्रॉकेट पर बुन गया था, इसलिए अब मैं भी इसके साथ यहाँ आ गई हूँ। डाबू उस परी को अपने साथ इमारत के अंदर ले गई और इस प्रकार वह भी उनके साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद लेरा ने उस खूबसूरत युवती से शादी कर ली और वे दोनों सुखमय जीवन बिताने लगे। फिर डाबू ने अपने गरीब पड़ोसियों को भी अपने यहाँ रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि वह जब भी बीमार थी तो उसकी देखभाल उन्होंने ही की थी। एक दिन गांव में 2 भिखारी आए। वे लम्बू और लेटवी थे। उन दोनों ने बुढ़िया द्वारा दिया गया सोना लेकर नगर में कुछ समय तक ऐशो आराम की जिंदगी बिताई और कुछ ही दिनों में जब सारा सोना खत्म हो गया तो वे भीख मांग मांग कर अपने दिन काटने लगे। जब वे दोनों इस सुंदर गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी माँ व लेरा दंपति फूलों के बाग में खुशी से गाना गा रहे हैं। दोनों को बीते दिनों के अपने किए की याद आई। शर्म के मारे उन्हें अंदर जाने का साहस नहीं हुआ और वे अपना डंडा उठाकर वहां से भाग गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी चुआंग जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चुआंग ब्रॉकेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ
तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर ने चालाकी से बाल दानवों से ज्यादा जानकारी लेने के लिए नाटक करना शुरू किया। उसकी चालाकी समझे बिना छोटे दानवों ने सारी पोल पट्टी खोल दी। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर जिस रास्ते आया था उसी रास्ते पहाड़ के गहरे भाग में घुस गया। अचानक उसे चीखने, चिल्लाने और हिनहिनाने की आवाजें सुनाई दी। नजर उठाकर देखा तो दसियों हजार नन्हे दानव सिंह कंदरा के दरवाजे के बाहर खड़े हुए नजर आए। उनके हाथों में भाले, तलवारें, खंग, कुठार और पताकाएं थी। वानर तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, श्वेत शुक्र नक्षत्र ली झांकंग ठीक ही कह रहा था। उसकी बात जरा भी झूठी नहीं निकली। सिंह कंदरा दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसे अग्रिम खेमे के छोटे दानवों ने रोका। उन्होंने कहा, कनिष्ठ वायु भेदक, तुम वापस आ गए हो। वानर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर नीचे करके आगे बढ़ता रहा। जब वह दूसरे खेमे में पहुंचा तो कुछ अन्य बाल दानवों ने उसे पकड़कर पूछा, तुम वापस आ गए हो कनिष्ठ वायु भेदक? उसने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने पूछा, आज सुबह गश्त लगाते समय क्या तुम्हें नवदीक्षित सुन मिला था? वानर ने जवाब दिया, हाँ। डरे हुए दानवों ने उससे फिर से पूछा, वह देखने में कैसा लगता है? वानर ने जवाब दिया, वह तो एक जल स्रोत के किनारे बैठा था। उसकी सूरत उन देवताओं से मिलती है जो रास्ता साफ करने में कुशल है। जब वह खड़ा होता है तो उसका कद सैकड़ों हाथ ऊंचा हो जाता है। उसके हाथ में एक लोहदंड है जो चावल के कटोरे के बराबर मोटा है। अब क्या था, यह सुनकर वे सभी छोटे दानव दहशत में आ गए। डर के मारे उनकी जान सूख गई। वानर ने अपनी बात जारी रखी और कहा, महानुभावों, उस थान महाभिक्षु के शरीर में कुछ ही पौर्णमास है। हमारे हिस्से तो कुछ नहीं आएगा। सरदारों के लिए इतनी बड़ी जहमत उठाने से क्या फायदा? अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं, तितर बितर हो जाएं। वानर की बात सुनकर दानवों ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम सब अपनी जान बचाकर भाग चले। अगर वे दानव सभ्य सैनिक होते तो मैदान छोड़कर ना भागते और आखिरी सांस तक लड़ते रहते। पर वे तो भेड़िए, बाघ, चीते आदि भागने वाले जंगली जानवर और तरह तरह के उड़ने वाले पक्षी थे। इसलिए चुटकियों में ही सब के सब 9, 2, 11 हो गए। जल्दी ही वह दूसरे दरवाजे के अंदर जा पहुंचा। चारों तरफ देखा तो वहाँ की हालत बाहर से अलग थी। वहाँ शांति, आकर्षकता, सुंदरता और नीरवता का बोलबाला था। दोनों ओर दुर्लभ और अद्भुत पौधे खड़े थे। आगे और पीछे ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और जीट के समान हरे बांस खड़े थे। 2-3 कोस चलने के बाद वह तीसरे दरवाजे पर जा पहुंचा। झांक कर देखने के लिए वह अंदर घुस गया। वहाँ उसने देखा कि एक ऊंची जगह पर तीनों बूढ़े दानव बैठे हुए हैं। उनकी अधीनता में दोनों तरफ कोई 100 बड़े छोटे सेना नायक तैनात थे। वे पूरी तरह कवच से लैस थे और अत्यंत प्रभावशाली और खूंखार लग रहे थे। यह देखकर वानर का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बेधड़क अंदर चला गया और अपने मंजीरे और घंटी को एक तरफ रखकर बोला, महाराज। तीनों बूढ़े दानवों ने हंसते हुए कहा, तो तुम लौट आए हो नन्हे वायु भेदक? वानर ने जवाब दिया, जी हाँ। जब तुम गश्त लगा रहे थे तो तुमने नवदीक्षित सुन का अता पता मालूम किया? वानर ने जवाब दिया, महाराज, यह बताने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। वरिष्ठ दानव सरदार ने पूछा, क्यों? वानर ने जवाब दिया, मैं अपना मंजीरा और घंटी बजाता हुआ महाराज के आदेश के अनुसार जा रहा था। अचानक मैंने अपनी नजर उठाई तो क्या देखता हूँ कि कोई अजनबी वहाँ बैठकर अपने दंड को चमका रहा है। यदि वह खड़ा हो जाता तो उसकी लंबाई 100 हाथ से ज्यादा हो जाती।
उसने कुछ पानी चुल्लू में भरकर चट्टान पर डाला हुआ था और अपने लौह दंड को चमका रहा था। वह अपने आप से कह रहा था कि उसके दंड को अभी यहाँ अपनी तिलिस्मी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, और जब वह चमकाने के बाद जब चमक जाएगा तो महाराज आप पर हमला बोलने के लिए वह यहाँ आएगा। यह सुनने के बाद मुझे लगा कि वह अजनबी नवदीक्षित सुन ही है, इसलिए मैं आपको बताने यहाँ आ गया हूँ। यह सुनते ही वरिष्ठ दानव सरदार के पूरे शरीर में पसीना छूटने लगा। वह कांपता हुआ और दांत किटकिटाता हुआ बोला, भाइयों, मैं सोचता हूँ हमें थांग महाभिक्षु के साथ कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। उसके शिष्य के पास अद्भुत तिलिस्मी शक्तियाँ मौजूद हैं और वह हम पर धावा बोलने के लिए अपने दंड को चमका रहा है। अब हम लोग क्या करें? फिर वह जोर से चिल्लाया, बालकों, कंदरा के बाहर तैनात सब बड़े छोटे सैनिकों को अंदर बुला लो और फाटक को अच्छी तरह से बंद कर दो। उन लोगों को आगे निकल जाने दो। एक अधिकारी ने, जिसे मालूम था कि कंदरा के बाहर क्या हुआ है, कहा, महाराज, बाहर तैनात सब बाल दानव तितर बितर हो चुके हैं। वरिष्ठ दानव सरदार ने पूछा, पर क्यों? शायद उन्होंने सुन लिया होगा कि वह कितना खतरनाक है। फाटक फौरन बंद कर दो, फौरन बंद कर दो। सेवकों ने सामने और पीछे के सभी फाटक मजबूती से बंद कर दिए। वानर ने सोचा, अब जबकि ये लोग फाटक बंद कर चुके हैं, मुझसे यहाँ इसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा और ये लोग मुझे बंदी बना लेंगे। अच्छा यह होगा कि मैं इनमें एक और डर पैदा कर दूं, जिससे ये लोग फाटक खोल दें और मुझे बाहर निकलने दें। इतना सोचकर उसने कदम आगे बढ़ाकर कहा, महाराज, उसने कुछ और दुष्टतापूर्ण बातें भी कही थी। वरिष्ठ दानव सरदार ने पूछा, क्या बातें कही थी? वानर ने जवाब दिया, उसने कहा था कि वह महाराज आपके खाल खींच लेगा, दूसरे सरदार की हड्डियां तोड़ देगा और तीसरे सरदार की मांसपेशियों को खींचकर बाहर निकाल देगा। अगर आप फाटक बंद करा देंगे और किसी को बाहर नहीं जाने देंगे तो वह नए नए रूप धारण कर लेगा। वह एक मक्खी का रूप भी धर सकता है और फाटकों की दरार के अंदर घुसकर हम सबको पकड़ सकता है। तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। वानर की बात सुनकर वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, भाइयों, सावधान हो जाओ। हमारे यहाँ सालों से कोई मक्खी घुस नहीं पाई, इसलिए अगर कोई भी मक्खी दिखाई दी तो याद रखना कि वह नवदीक्षित सुन ही होगा। वानर ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, ठीक है, अब मैं एक मक्खी का रूप धरकर इन लोगों को डराता हूँ, जिससे ये लोग फाटक खोल दें। तब महान मनीषी ने एक तरफ जाकर अपने सिर के पिछले भाग से एक बाल तोड़ा और उस पर तिलिस्मी फूंक मारते हुए आदेश दिया, बदलो। पलक झपकते ही वह एक सुनहरी मक्खी में बदल गया, जो सीधे बूढ़े दानव के मुंह के सामने मंडराने लगी। बूढ़े दानव ने डर कर कहा, भाइयों, बड़ा अनर्थ हो गया, सुन भीतर आ गया है। सभी छोटे बड़े दानव इतने ज्यादा डर गए कि वे अपने पांचे और झाड़ू उठाकर मक्खी पर वार करने के लिए झपट पड़े। वानर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हालांकि उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उसका असली रूप जाहिर हो गया। तीसरे दानव सरदार ने लपक कर उसे धर दबोचा और बोला, भाइयों, यह हमें लगभग बेवकूफ बना चुका है। वरिष्ठ दानव सरदार ने पूछा, कौन किसको बेवकूफ बना चुका है? तीसरे दानव सरदार ने जवाब दिया, जिस बाल दानव ने अभी अभी सूचना दी थी, वह छोटा वायु भेदक हरगिज नहीं था, बल्कि वह खुद नवदीक्षित सुन था। वह किसी तरह छोटे वायु भेदक को मिल गया होगा और उसका काम तमाम करने के बाद हमें धोखा देने के लिए अपना रूप बदल कर यहाँ आ गया होगा। वानर ने चिंतित होकर सोचा,
इसने तो मुझे पहचान लिया है। अपना चेहरा मलते हुए वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, मैं नवदीक्षित सुन नहीं हूँ, मैं तो कनिष्ठ वायु भेदक हूँ। तृतीय सरदार को गलतफहमी हो गई है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर कंदरा के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारे लोग छोटे दानव उसका रास्ता रोके खड़े थे। वानर ने चालाकी से सभी को डरा कर वापस भेज दिया और सीधा दानव सरदारों के पास जा पहुंचा और उन्हें भी बड़ी बड़ी बातें करके डराने लगा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, भैया, यह सचमुच कनिष्ठ वायु भेदक ही है। यह रोज दिन में 3 बार हाजिरी के समय मौजूद रहता है। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तुम्हारा पहचान पत्र कहाँ है? वानर ने जवाब दिया और अपने कपड़े ऊपर उठाकर उन सबके सामने पेश कर दिया। यह देखकर कि वह असली है, वरिष्ठ दानव सरदार बोला, भैया, इसके साथ बुरा सलूक मत करो। तीसरे दानव सरदार ने जवाब दिया, बड़े भैया, क्या आपने यह नहीं देखा कि यह अभी अभी कैसे एक तरफ चला गया था और हंस रहा था? तब मैंने इसका चेहरा देखा था, बिल्कुल वज्र देवता के समान लग रहा था। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो फौरन अपना मौजूदा रूप धर लिया। बालकों, रस्सियां ले आओ। अधिकारी गण इतना सुनते ही रस्सियां लेकर आ गए। तीसरे दानव सरदार ने वानर को जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए। जब उसके कपड़े उतारे गए तो जाहिर हो गया कि वह अश्व रक्षक है, लेकिन जब वह किसी अन्य व्यक्ति का रूप धरता था तो केवल उसका सिर और चेहरा ही बदल सकता था और उसका बाकी शरीर ज्यों का त्यों बना रहता था। वह तब भी भूरे बालों से ढका रहता था और उसका लाल लाल कोल्हा और पूंछ पहले की ही तरह बनी रहती थी। वरिष्ठ दानव सरदार ने उसके शरीर को देखकर कहा, यह सचमुच नवदीक्षित सुन का ही शरीर है। हालांकि चेहरे से यह कनिष्ठ वायु भेदक जैसा लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से वही है। बालकों, मदिरा ले आओ और 1 प्याली मदिरा तीसरे सरदार को दो ताकि उन्हें बधाई दी जा सके। अब जबकि नवदीक्षित सुन को हमने बंदी बना लिया है, थांग महाभिक्षु को हमारा भोजन बनने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे दानव सरदार ने कहा, हमें इस समय मदिरा पान नहीं करना चाहिए। नवदीक्षित सुन एक धोखेबाज है और तिलिस्मी शक्तियों के जरिए हमारे चंगुल से निकल सकता है। मुझे चिंता है कि वह कहीं हमें चकमा देकर जमीन के अंदर से न भाग जाए। छोटे दानवों से कहो कि वे जादुई कलश लाकर इसे उसके अंदर डाल दें, तब हमें निश्चिंत होकर मदिरा पान करने में आसानी होगी। वरिष्ठ दानव सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने 36 बाल दानवों को आदेश दिया कि वे अंदर जाकर गोदाम को खोलें और कलश को उठाकर बाहर ले आएं। क्या आप जानते हैं कि वह कलश कितना बड़ा था? वह केवल 2 हाथ 4 अंगुल ऊंचा था। तो फिर उसे उठाने में 36 लोगों की क्या जरूरत? इसका कारण था कि यह कलश नर और मादा युग्म श्वासों का खजाना था और इसमें सप्त बहुमूल्य वस्तुएं, अष्ट त्रिभुज और वर्ष के 24 कालखंड थे, जिनका सामंजस्य सप्तश्री मंडल के सितारों की संख्या के साथ 36 वाहनों को करना था। जल्दी ही उस बहुमूल्य कलश को बाहर निकाला गया, तीसरे फाटक के बाहर रख दिया गया, साफ किया गया और खोल दिया गया। फिर वानर की रस्सियों को खोल दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और कलश पे डुबो दिया गया। कलश का ढक्कन बंद कर दिया गया और उस पर मोहर बंदी कागज लगाया गया। इसके बाद दानव टोली यह कहकर मदिरा पान के लिए चली गई, अब वह हमारे कलश में बंद हो गया है, इसलिए पश्चिम की उसकी यात्रा मुश्किल में पड़ गई है। अगर वह भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है और बौद्ध सूत्रों को लाना चाहता है, तो उसके सामने केवल एक उपाय है कि वह नियति के चक्र को पीछे की ओर धकेल दे और फिर से जन्म ले।
अब क्या था, कलश के अंदर पहुंचकर वानर को बहुत घुटन महसूस हुई। उसने नया रूप धारण करके अपने शरीर को छोटा बना लिया और कलश के बीचों बीच बैठने का निश्चय किया, जहां उसे काफी ठंडक अनुभव हुई। उसने हंसते हुए मन ही मन कहा, इन प्रेतात्माओं की बात का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग न जाने क्यों लोगों से कहते फिरते हैं कि अगर कोई इस कलश में चला जाए तो वह कुछ ही पलों में खून में बदल जाएगा। यह जगह इतनी ठंडी है कि 7-8 साल यहाँ मजे से बिताए जा सकते हैं। और अफसोस इस बात का है कि वानर को इस अद्भुत निधि के बारे में सही जानकारी नहीं थी। अगर किसी को इस कलश के अंदर डाल दिया जाता और वह 1 साल तक कुछ न बोलता तो वह 1 साल तक ठंडक का अनुभव कर सकता था। लेकिन जैसे ही वह एक भी शब्द बोलता, आग की लपटें उसे जलाने के लिए उमड़ पड़ती। वानर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पूरे कलश में आग की लपटें उमड़ पड़ी। भाग्यवश उसने अग्नि विरोधक तिलिस्मी शक्ति का इस्तेमाल किया और निर्भय होकर कलश के बीचों बीच बैठा रहा। जब वह 1 घंटे तक आग की लपटों का मुकाबला करता रहा तो चारों तरफ से 40 सांप उसे काटने के लिए दौड़ पड़े। अपने दोनों हाथों को घुमाकर उसने सभी सांपों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उनके 80 टुकड़े कर दिए। कुछ देर बाद 3 अग्नि ड्रैगन प्रकट हो गए, जिन्होंने वानर को ऊपर से नीचे तक घेरने की कोशिश की। अब तो स्थिति काबू से बाहर होती जा रही थी। वानर हताश हो गया और अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। उसने सोचा, बाकी चीजों का मुकाबला करना तो ठीक था, लेकिन ये अग्नि ड्रैगन सच में बड़े जालिम है। अगर मैं जल्दी ही बाहर नहीं निकल सका तो आग की लपटें मुझ पर धावा बोल देंगी, तब क्या होगा? मुझे अपना आकार बढ़ाना होगा और कलश को फोड़कर बाहर निकलना होगा। तब महान मनीषी ने दोनों हाथों से ताली बजाई, एक तिलिस्मी मंत्र पढ़ा और बोला, बढ़ो। पल भर में उसका आकार 1 दर्जन हाथ लंबा हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, कलश का आकार भी बढ़ता गया। जब उसने अपना आकार छोटा किया तो कलश का आकार भी छोटा हो गया। वानर ने परेशान होकर सोचा, यह बड़ी भयानक चीज है। जब मेरा आकार बढ़ता है तो इसका भी आकार बढ़ जाता है। जब मेरा आकार छोटा होता है तो इसका आकार भी छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों है? हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह यह सब सोच ही रहा था कि उसके टखनों में जोर से दर्द होने लगा। उसने अपना हाथ नीचे ले जाकर महसूस किया तो पता चला कि टखना पूरी तरह से जल गया है और वहाँ पाँव भी घाव से सनसना रहा है। वह चिंतित हो उठा और बोला, अब क्या होगा? मेरा टखना जल गया है, उसमें घाव हो गया है, मैं तो अब अपाहिज हो गया हूँ। अब जब वह बेहद दुखी हो गया तो अचानक उसे याद आया, परसों पहले बोधिसत्व ने कुंडली नुमा सर्प पर्वत पर मुझे 3 जीवन रक्षक बांध दिए थे। हो सकता है वे अब भी मेरे पास ही हो, जरा ढूंढ कर तो देखूं। इतना सोचकर उसने अपने पूरे शरीर को टटोला और सिर के पिछले भाग पर 3 बहुत कड़े बाल हाथ लग गए। उसने खुश होकर कहा, इन 3 बालों को छोड़कर जो भाले की तरह कठोर हैं, मेरे शरीर के बाकी सारे बाल बहुत मुलायम हैं। इनसे मेरी जान की रक्षा जरूर हो जाएगी। दांत भींचकर दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने 3 बाल खींचकर बाहर निकाल लिए, उन पर तिलिस्मी फूंक मारी और बोला, बदलो। उनमें से एक बाल फौलादी परमा बन गया, दूसरा बांस की पट्टी बन गया और तीसरा रेशम की डोर बन गया। बांस की पट्टी से उसने एक कमान बना ली और उस पर बरमा चढ़ा दिया। कलश के पैंदे में उसने सनसनाहट के साथ एक छेद कर दिया, जिससे रोशनी अंदर आने लगी। उसने खुश होकर कहा, मेरी किस्मत अच्छी है, अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। अपना रूप बदल कर वह बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि कलश फिर से ठंडा हो गया।
आखिर इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि उस कलश में छेद हो गया था, जिसकी वजह से उसके नर मादा युग्म श्वास बाहर चले गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।